नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा आनंद सिंह। आज के इस वीडियो में व्यवहारिक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड यानी कि हिंदी व्याकरण का जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक से, हर अध्याय से कुछ न कुछ प्रश्न को समाहित किया गया है। हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक, कोई भी अध्याय यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उससे अछूता नहीं रहेगा। यानी हर अध्याय को, हिंदी व्याकरण के हर अध्याय को इसमें टच किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न है, वर्णों के समूह को कहा जाता है। शुरू से ही प्रारंभ किए हैं। तो वर्णों के समूह यानी कि यदि आप वर्णमाला की परिभाषा जानते हो, समास की परिभाषा जानते हो, संधि की परिभाषा जानते हो, उसके बाद व्यंजन वर्ण की परिभाषा जानते हो, तो स्पष्ट रूप से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। कहा गया है कि वर्णों के समूह को कहा जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो ऑप्शन है 4, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे वर्णमाला, समास, संधि, व्यंजन वर्ण। तो हम लोग जानते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, इसलिए आपका सही आंसर ए होगा। यानी कि वर्णमाला उसे कहेंगे जो कि वर्णों का एक समूह, वर्णों का एक ग्रुप को दर्शाता है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देख लें। स्वर वर्ण है ओ, आ, को, उसके बाद है अक्षों। तो स्वर वर्ण की क्या परिभाषा है? जो वर्ण खुद यानी स्वयं अपने से बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। और स्वर वर्ण में ओ, आ, हर्षई, दीर्घई इस तरह से होती है। तो यह आप मिलाइए कि स्वर वर्ण कौन सा हो गया। तो ओ भी आपका स्वर वर्ण है, उसके बाद आ भी स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, इसको बनाने में टाइपिंग मिसिंग हो चुका है। तो ओ और आ यानी कि ए प्लस बी आपका दोनों स्वर वर्ण है। को और अक्षों यह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत है, इसे मैनेज करेंगे आप। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तो स्वर वर्ण का भेद पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो स्वर वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे फिर से हम लोग पढ़ लें। स्वर वर्ण के 2 भेद हैं। पहला हो जाता है ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर वर्ण। इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर में हम लोग आ चुके हैं। ह्रस्व स्वर है, वही प्रश्न जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे। ह्रस्व स्वर है तो ओ, आ, हर्षई, ए। तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग थोड़ा समझें कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है यानी कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आप ओ बोलिए, बहुत कम समय में बोला जाएगा। उसके बाद अब यह जो शेष बचा हुआ है आ, उसके बाद दीर्घई, आय, इसको बोलेगा तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। आ, हर्षई, आय, तो यह आपका नहीं होगा, यह ह्रस्व स्वर नहीं होगा। यानी कि राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यानी ह्रस्व स्वर वह स्वर वर्ण है जिसे बोलने में कम समय लगे। क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 5वां नंबर। इसमें कुल मिलाकर के 45 प्रश्नों को संग्रह किया गया है। थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन भी देख करके चलेंगे, स्पष्ट रूप से समझते हुए चलेंगे। थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लंबी हो, लेकिन आप उबेंगे नहीं। इसे सावधानी पूर्वक यदि पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका हिंदी व्याकरण का जो पार्ट्स है, लगभग सभी पार्ट्स को हम लोग इसमें टेकअप करेंगे। दीर्घ स्वर है, तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ स्वर की परिभाषा समझ लें कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का, इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आ, हर्षई, दुर्गऊ
और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त में सभी। तो निश्चित रूप से ऊपर में आ, हर्षई, हर्ष, दुर्गऊ, तो यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 6 नंबर में आ चुके हैं। व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण की क्या परिभाषा है इसे भी हम लोग समझ लें। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण की सहायता हो, स्वर वर्ण की सहायता हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण में हम लोग देखे थे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, यह स्वर वर्ण हो गया। उसके बाद व्यंजन वर्ण में को, खो, गो, घो, यानी इस प्रकार से देखेंगे। तो पूछा गया है कि व्यंजन वर्ण क्या है, तो इनमें से देखिए ई, ओ, आ, यह तो हो गया स्वर वर्ण। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि को, ख, ग, घ नहीं है इसमें, तो यही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 7 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण और एक महाप्राण होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि अल्प प्राण क्या है। इसमें भी उसी प्रकार से होता है, जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे, थोड़ा समय लगे, उसे अल्प प्राण कहेंगे। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है को, गो, चो, उपर्युक्त सभी। तो अब देखिए को कम समय लग रहा है, गो कम समय लग रहा है, उसके बाद च यह भी कम समय लग रहा है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी कि अल्प प्राण, यानी इसमें कम बोलने में समय लगे, जिसे अल्प प्राण कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। महाप्राण, जस्ट उसका उल्टा हो गया, अल्प प्राण का उल्टा महाप्राण। इसमें अधिक समय लगे, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक परिश्रम करना लगे, अधिक परिश्रम लगाना पड़े, यानी कि अधिक समय लगे, उसे या तो फिर इसमें कह सकते हैं कि हकार की ध्वनि निकले। महाप्राण वर्ण वैसे वर्ण है जिसमें हकार की ध्वनि निकले। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? खो, छो, थो, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इसका आप बोल करके भी इसको छांट सकते हैं। खो समय ज़्यादा लग रहा है, छो, उसके बाद देखिए थो, तो इसमें खो आप बोलेंगे तो अधिक समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसे थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसको सही से आप मिला लेंगे 8 नंबर प्रश्न को, उसके बाद कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। घोष वर्ण है। घोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण की परिभाषा बताती है हिंदी व्याकरण में कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में झंकार होती है, यानी कि स्वर तंत्रिका झनकती है, उसे घोष वर्ण कहा जाता है। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिया है, को, खो, गो, घो। अब लिखेंगे को, खो, गो, घो, अंगो, इसे मैंने लिखा है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तो यह देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा हो गया। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का चौथा, ये चौथा हो गया घो, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अंगो हो गया पांचवा। तो यह घोष वर्ण कहलाता है, यानी कि गो, घो, अंगो, ये दोनों पहला और दूसरा को छोड़ देंगे तो गो, घो, अंगो, तो तीसरा, चौथा, पांचवा यह घोष वर्ण होगा। तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न जस्ट नो का अपोजिट है, उल्टा है कि अघोष वर्ण क्या है। तो हम लोग देखे थे को और खो, यह छूटा था। तीसरा, चौथा, पांचवा वह हो गया घोष, और पहला और दूसरा यह हो जाएगा अघोष, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा। तो उपर्युक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है 11 नंबर प्रश्न। 11 यहाँ पे मिसिंग है, 12 नंबर से देख लेते हैं। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह, गिरोह एक शब्द है और पूछा जा रहा है कि यह कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक,
तो यह तो होगा ही नहीं। भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, तो देखिए भाववाचक भी नहीं होगा। उसके बाद व्यक्तिवाचक, यह भी नहीं होगा, किसी विशेष वस्तु को नहीं बता रहा है। गिरोह का अर्थ हो गया, इससे आप और ज़्यादा अर्थ स्पष्ट करेंगे तो एक प्रकार का हो गया समूह। यह कहा नहीं जाता है कि इसका गिरोह है, यानी कि एक समूह सूचित होता है। तो यह हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर आपका सी होगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, शब्द कौन सा संज्ञा है, यानी अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो यह किसी व्यक्ति विशेष को सूचित कर रहा है, यानी कि अक्टूबर को सूचित कर रहा है, कोई निश्चित व्यक्ति या विशेष या कोई भी वैसा व्यक्ति विशेष को, तो यह व्यक्तिवाचक हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसी प्रकार यदि आप लेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो यह भी एक व्यक्ति विशेष को सूचित कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा अक्टूबर। इसके बाद आगे चलें 14 नंबर में सिपाही विद्रोह। ये देखिए सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यह भी किसी वस्तु विशेष को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार से हम लोग चलेंगे तो यह है व्यक्तिवाचक, तो यही तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इधर जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तो होगा ही नहीं, राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, यानी मित्र एक शब्द है, मित्र, इसका भाववाचक संज्ञा बनाना है। ऑप्शन है मैत्री, मित्रता, नेतृत्व, मित्री। तो मित्र का यदि भाववाचक बनाएंगे तो यह हो जाएगा, चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। क्या होगा? मैत्री होगा, या तो फिर मित्रता होगा, नेतृत्व होगा, या मित्री होगा। सभी वीडियो की भांति इसमें भी मैं आपके लिए यह प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि मित्र का भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में बनाना है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सा संज्ञा है? सभा पे ध्यान दीजिएगा, सभा कौन सा संज्ञा है? तो सभा मतलब क्या हो गया? मीटिंग। भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, तो यह तो सभा या मीटिंग समूह को सूचित करेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, हस्ताक्षर, कोमा यहाँ पे है, प्राण यहाँ भी कोमा है, दर्शन, उसके बाद होश, अलग अलग शब्द है। तो यह क्या चीज़ है? एक वचन है या बहुवचन है? उपर्युक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, यह हमेशा बहुवचन में होता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। गण, लोग, जन, समूह, वृंद शब्द है, यानी यह क्या है? कौन सा शब्द है? एक वचन है या तो फिर बहुवचन है? उपर्युक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गण, लोग, जन, समूह, तो यह हमेशा एक वचन में इसका प्रयोग होता है। आप अच्छी तरह से यानी व्याकरण को देखेंगे तो गण का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, लेकिन इससे जब वाक्य को आप बनाएंगे, हिंदी वाक्य को, तो इससे यानी बहुवचन सूचित होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दें हम लोग। 19 नंबर, पाठक का बहुवचन है, यानी कि पाठक एक शब्द है, इसका प्लूरल पूछा गया, यानी कि बहुवचन क्या है? तो चलिए ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे। पाठकगण, पाठकें, पाठका, इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है कि पाठक का बहुवचन पाठकगण होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। लिंग के कितने भेद हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, समान रूप से 2 ही भेद होता है। तो उपर्युक्त दोनों ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। 21 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। कबूतर का स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कबूतरी, कबूतरियाँ, कबूतरें, इनमें से कोई नहीं। तो कबूतर का स्त्रीलिंग रूप होगा कबूतरियाँ। अगला प्रश्न है 22 नंबर, गुरु का स्त्रीलिंग है,
तो ऑप्शन यहाँ पे है गुरुवा, उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है गुरुवी, इसके बाद गुरुवाइन, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप गुरुवाइन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर, गुणवान का स्त्रीलिंग रूप है, गुणवान, ध्यान दीजिएगा, इसका स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है गुणवानी, गुणवती, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न 24 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, मैं, हम लोग, तुम लोग, या तुम लोग एक ही में है, वह, आप, क्या, यानी क्या है, यानी मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, आप, पूछा जा रहा है कि यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या संबंध बोधक। तो इसमें चुनिए, तो यह सर्वनाम है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 6। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी है। इसका विस्तार रूप से भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है संबंध बोधक, अधिकरण, उसके बाद विशेषण, उसके और डी नंबर है अवयव। तो यह विशेषण होता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, अच्छा, खराब, बड़ा, छोटा, ईमानदार, बेईमान क्या है? यहाँ पे कोमा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या तो फिर क्रिया अव्यय है। तो अच्छा, खराब, बड़ा, छोटा, ईमानदार, बेईमान यह विशेषण है, किसी की विशेषता को इससे स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न, एकता का विशेषण है, एकता का विशेषण पूछा जा रहा है क्या है? ऑप्शन है एकतीय, एक, समूह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एकता का यदि आप विशेषण बनाएंगे तो यह एक हो जाएगा, यानी एकता मीन्स यूनिटी, एक हो गया, वन हो गया मिल करके। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न, पत्थर का विशेषण है, यानी पत्थर एक शब्द है, इसका विशेषण पूछा जा रहा है। तो पथरीला, पथरीली, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह सही रूप से पथरीली ही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, मीठा आम में, ध्यान दीजिएगा, मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? संज्ञा, विशेषण, दो ऑप्शन नीचे भी है लेकिन इसी में से दोनों आंसर हो जाएगा। संज्ञा तो है ही नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि विशेषण बताया जा रहा है कि आम कैसा है, मीठा है। विशेषण की परिभाषा हम लोग जानते ही हैं कि वह शब्द जिससे किसी की विशेषता बताई जाए। तो मिठास, यानी कि आम को मीठा कहा जा रहा है, मिठास कहा जा रहा है, तो यह विशेषण है। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर, जिस शब्द के अंत में, यानी जिस शब्द के अंत में ना, यानी न का ना हो, वह कहलाता है संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि जैसे क्रिया को आप लिखिएगा, पढ़ना, ना आ गया, लिखना, ना आ गया, ना, उठना, ना आ गया, बैठना, ना। तो ना यदि मिले वैसे शब्द में तो वह क्रिया को ही सूचित करता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया के भेद हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न में, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो क्या कहलाता है? यह डिफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है। किसकी परिभाषा है? वाच्य की, कारक की, अव्यय की या सभी की? तो क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, काल के कितने भेद हैं? क्लियर है, काल के कितने भेद हैं?
तो वर्तमान काल भी है, भूतकाल भी है। इसके बाद आगे ऑप्शन है भविष्यत काल, और उसके बाद डी नंबर में है उपर्युक्त तीनों। तो यह ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल तीनों होता है काल। अगला प्रश्न है 35 नंबर, क्रिया करने में जो समय लगता है क्या कहलाता है? तो कारक, काल, अव्यय, वाच्य, तो यह हो जाएगा काल। अगला प्रश्न 36 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। कारक के कितने भेद हैं? 7, 8, 9, 12। तो कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, अधिकरण, इस प्रकार से होता है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? यानी घर से लौटा हुआ, कहीं पे है वह, घर गया था, पुनः वह लौट करके उसी स्थान पे चला गया। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो देखिए संप्रदान कारक संप्रदान के लिए होता है, यह तो होगा ही नहीं, के लिए नहीं आया है। आपादान से, संबंध का के की होता है, और अधिकरण में पर होता है। तो घर से, यहाँ पे से आया है तो आपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, का, इसको का पढ़िएगा, क्वा का के की किस कारक का चिन्ह है? अभी तुरंत हम लोग देखे हैं संबंध कारक का ही है, संबंध का के की होता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, जिस शब्द का रूप कभी ना बदले क्या कहलाता है? काल, अव्यय, कारक, विशेषण। तो अव्यय, यानी अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिसे किसी भी वाक्य में यदि आप सेट कर देते हैं तो उस वाक्य का कोई भी रूप नहीं बदलता है, ना तो लिंग, वचन, किसी से भी, काल से भी रूप नहीं बदलेगा। तो अव्यय में हो जाता है इसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, उसके बाद अभाव, इस तरह से हो जाता है। और भी 40 नंबर प्रश्न है, दो वर्णों के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ण मिल रहा है, दो वर्णों के मेल को कहा जाता है? समास, संधि, कारक, इनमें से कोई नहीं। जब दो वर्ण का मिलन होता है तो वह संधि कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, दो पदों के, यहाँ पे देखिए पद आ गया, पद, तो दो पदों के मेल को कहा जाता है? तो संधि में तो वर्ण होता है, तो यहाँ पे समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द कहने का अर्थ हो गया कि आकाश का और क्या क्या शब्द है जो उसी अर्थ को सूचित करता है? अंधकार, प्रकाश, नभ, तो यहीं पे नभ हो गया, नभ मतलब आकाश होता है। और भी पर्यायवाची शब्द है आकाश का, आसमान है, गगन है, नभ है, इस तरह से होता है। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं 43 नंबर प्रश्न में, इति का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अंत, प्रारंभ, अथ, पतन। तो इति का उल्टा शब्द अथ होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद 44 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, अभिभावक में उपसर्ग है, अभी, ओ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भावक, यह एक शब्द है, सार्थक शब्द है भावक, और इसमें आ गया है अभी, जुट गया है अभी, तो अभी ही इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं 45 नंबर, अति, अनु, अधि, अप, अभी शब्द है, यानी क्या है? उपसर्ग है कि प्रत्यय है कि अव्यय है कि निपात है? तो यह उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए है। और प्रत्यय में कोई शब्द के पीछे वह शब्द जाकर के जुड़ता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज हिंदी व्याकरण से, जो व्यवहारिक हिंदी व्याकरण है, तो कुल मिलाकर के 45 प्रश्न था, और कोई भी ऐसा पार्ट्स, कोई भी ऐसा अध्याय नहीं छूटा होगा जो महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसमें जो और VVI प्रश्न
बनेगा। हम लोग गहराई की ओर चलेंगे, डीपली चलेंगे और उन सभी प्रश्नों को एक एक करके वीडियो में हम लोग फिर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।